आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है मूलचंद और हमारी बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज जो चल रही है एसएससी कंबाइंड फेज 11 2023 जिसमें मैं आपके टोटल ऑल इन वन लेकर आया हूं। जितना भी हमारा 10th है 12th है और ग्रेजुएशन का जितना भी संपूर्ण भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बार बार आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, वो आपके बीच में क्लास नंबर 4 के बीच में मैं आज लेकर आया हूं। जिसमें लगभग आज हम पढ़ने वाले 45 से 50 क्वेश्चन, उसमें सारे के सारे जितने भी तरंग से वेव से जितने भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज का बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त हमारा सेशन होने वाला है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखें, जो एमआरआई होती है ये सबसे पहले तो हम सभी को पता होना चाहिए ये किससे, हमारे दिमाग से संबंधित होती है और ये किसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो याद रखना चुंबकीय तरंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखना जो बोलोमीटर एपरेटस होता है वो हम किसे मापने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखना उससे हम तापमान का मेजरमेंट करके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 23, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा उसको हमारा क्या होता है, अवरक्त किरणें इसमें होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था, वो वैज्ञानिक कौन था दोस्तों। वो दोस्तों वैज्ञानिक था हेनरिक हर्ट्ज। कौन था, हेनरिक हर्ट्ज एक वैज्ञानिक था जिसने हमारे क्या होता है चुंबकीय तरंगों दूरस्थ तरंगों तक भेजा गया था। चुंबकीय तरंगें कहाँ कौन सी, तो आप सभी को पता है जैसे टेलीफोन होता है, साथ के साथ में टीवी के जो सिग्नल होते हैं उसमें कौन से सिग्नल होते हैं, तो आप कहेंगे चुंबकीय, कौन से, विद्युत चुंबकीय तरंगें इसमें होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में आ चुका है। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, गामा किरणों की निम्न में से किन किरणों से अधिक समानता पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना तो वो सही हमारा जो क्वेश्चन होगा गामा का होता है कि निम्न में से किन किरणों से सबसे अधिक समानता होती है, तो वो होती है कौन सी, एक्स किरणें। एक्स किरणें याद रखना, गामा किरणें हमारी जो होती है उसमें जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। तो चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में तथा धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी संभव है। दोस्तों ध्यान रखना ये सब चीज़ें जो संभव हो पाती है वो हमारी हो पाती है किसमें, अवरक्त विकिरण में देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में है। जालीदार दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना इसका पता लगाते हैं हम किसके, पैराबैंगनी किसकी किरणों के द्वारा। दोस्तों याद रखना सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो पैराबैंगनी किरणें होती है। अगर वे डायरेक्ट सूर्य कहाँ, पृथ्वी पर आ जाती है तो याद रखिएगा मनुष्य के क्या उन्हें स्किन कैंसर होने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए इसको रोकने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है। तो चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जो टीवी होता है उसके रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वो हमारी किरणें होती कौन सी, अवरक्त किरणें होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, तो मैंने आपको अभी बताया ये हमारी होती है कौन सी, गामा किरणें होती है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है। सेकंड लोलक वह लोलक है जिसका समय अवधि कितना होता है। दोस्तों पेंडुलम इसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा कि एक क्या होती है, किसी भी एक पेंडुलम का, एक लोलक का एक सेकंड जाने का होता है, एक सेकंड आने का होता है। तो टोटल हमारा जो एक समय अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम 2 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड आने का, 1 सेकंड जाने का। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। किसी तरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है। दोस्तों वो समय क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा क्या, समय अवधि कहलाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, जब किसी
तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कौन सी होंगी। दोस्तों याद रखना, जो भी आप तालाब है और तालाब में आप कोई भी कंकर फेंकते हैं तो उसमें उठने वाली जो लहरें होती है वो कौन सी होती है, हमारी तरंग दैर्घ्य भी होती है और अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। तो दोनों हमारे होती है कौन कौन सी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच में है, निम्न में से कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकती। तो याद रखना दोस्तों, वो होती है हमारी ध्वनि, क्योंकि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को दौड़ने के लिए या ध्वनि को एक स्थान दूसरे भेजने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होते हैं हमारे क्या, अणु। ठीक है, तो याद रखना निर्वात में कोई अणु नहीं होता, इसलिए वहाँ पर ध्वनि क्या नहीं हो सकती है, ध्वनि नहीं चल सकती। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, किसी तरंग की तीव्रता निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों वो होती है हमारी किसके, आयाम के वर्ग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती। दोस्तों याद रखना कि वो हमारी जो क्या होती है, वह कौन सी तरंगे जो ध्रुवित नहीं की जा सकती, वो हमारी कौन सी तरंगे होती है दोस्तों। तो याद रखना वे होती है हमारी पैराबैंगनी, कौन सी पैराबैंगनी तरंगे होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बीच में है, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। एक्सरे, गामा किरणें, कैथोड किरणें या अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कहा कि इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं, तो वो हमारी कौन सी होती है, कैथोड किरणें होती हैं। चलिए, जो हमारी क्या नहीं विद्युत तरंगे नहीं होती तो वो कौन सी, कैथोड किरणें होती है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस में न्यूनतम आवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, न्यूनतम आवृत्ति किस में पाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो होती है हमारी कौन सी, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में न्यूनतम आवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 18, प्रत्येक गर्म वस्तु से का उत्सर्जन होता है। दोस्तों याद रखना, प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, वो होती है हमारी कौन सी, अवरक्त किरणें होती है। चलिए अगले। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बीच में है, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसने कहा कि सही नहीं है, इसमें किसमें एक्सरे की बात हो रही है, तो इसमें कम भेदन क्षमता होती है। दूसरा, यह प्रकाश की गति से चलती है। यह परावर्तिक व अपरावर्तिक दोनों हो सकती है। फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है। तो यह एक्सरे क्या होता है दोस्तों, इसकी भेदन क्षमता कम नहीं, इसकी भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्या होता है, इसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। यही हमारा गलत था, तो यही हमारा आंसर हो गया। 19 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है। दोस्तों ध्यान रखना, वो होता है हमारा कौन सा, लाल सबसे ज़्यादा करता है और सबसे कम कौन करता है, ये करता है बैंगनी प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21, एक्स किरणें होती है। दोस्तों याद रखना, जो हमारी एक्स किरणें होती है वो कैसी होती है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक्स किरणें हमारी कौन सी होती है दोस्तों, एक्स किरणें हमारी जो होती है वो होती है उदासीन कण होती है। चलिए, तो एक्स किरणें कैसी होती है, उदासीन कण होती है। आगे बढ़ेंगे। 22, एक्स किरणें या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों उस क्षति को हम किस में मापते हैं, तो रेट्स में हम इसको मापते हैं। किस में, रेट्स में हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण है। दोस्तों याद रखना, इसका गर्म होने का जो कारण होता है वो होती है हमारी कौन सी, पैराबैंगनी किरणें। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24, निम्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो बहुत ही बढ़िया है, किस किस के पास में तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो याद रखना, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो गामा,
उसके बाद में किसकी होती है एक्सरे, उसके बाद में किसकी होती है पैराबैंगनी, फिर कौन सी दृश्य, फिर कौन सी होती है, तो फिर अवरक्त किरणें होती है। तो यहाँ पर देखिए किस किस में दे रखा, सूक्ष्म बाद में आएगा, एक्सरे, बिल्कुल एक्सरे के बाद आवृत्ति जो तरंग दैर्घ्य वो बढ़ेगा, ठीक है, फिर किसका हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक्सरे, फिर कौन सा हो जाएगा पैराबैंगनी, दिया नहीं इसमें, तो दृश्य, दृश्य के बाद क्या अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 24 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे तरंग जो क्या होता है आपका द्रव तरंगे है, तो द्रव तरंगे क्या होती है दोस्तों, याद रखना डी ब्रोगली तरंगे होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 25 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपकी क्या होती है प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है, तो दोस्तों याद रखना उसमें हमारा होता है सूक्ष्म कणें, कौन सी होती है सूक्ष्म कणें उसमें हमारी होती है। आगे बढ़ेंगे 27, पैराबैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि पृथ्वी का वातावरण घिरा होता है। दोस्तों याद रखना मैंने आपको बताया था कि पैराबैंगनी किरणें सूर्य से डायरेक्ट जो हमारी किरणें आती है वो पैराबैंगनी किरणें आती है, अगर ये किरणें सीधे हमारे धरती पर पहुंच जाएंगी तो हम सभी को पता है ये स्किन कैंसर बना देती हैं। इसीलिए इस किरण को रोकने के लिए एक ओजोन परत होती है जो क्या करती है उस किरण को अब्जॉर्ब करती है ताकि पृथ्वी तक यह पहुंचकर नुकसान पैदा ना करे। तो वो कौन सी होती है हमारी ओजोन द्वारा होती है। तो याद रखना यही हमारी क्या होती है ओजोन परत या ओजोन द्वारा ली जाती है। और ओजोन को ह्रास जो कराती है वो कराती है कौन, तो ये कराती है हमारी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो हमारा उत्सर्जन होता है वो किससे होता है, फ्रिज से या AC से निकलने वाली जितनी गैसें होती है या हमारी क्या ठंडी गैसें होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और ये क्या करती है हमारी ओजोन परत का ह्रास करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, 27 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे 28, गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी गामा किरणें होती है इनके द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों याद रखना जीन उत्परिवर्तन ये इसका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से, गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है, तो जीन उत्परिवर्तन हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 29, पैराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों याद रखना यहाँ बात हो रही है कि पैराबैंगनी किरणों में जो ऊर्जा है किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो दोस्तों किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो हम सभी को पता है ये होती है अवरक्त किरणों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अवरक्त की जगह अगर क्या दृश्य किरणें आती तो फिर उससे भी ज़्यादा होती। अगर हम किरण सबसे ज़्यादा बात करेंगे पैराबैंगनी किरणों में जो ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो याद रखना अवरक्त किरणों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं देखें एक्स क्या जो होते हैं एक्स किरणें होती है उनसे कम होती हैं, और साथ के साथ में गामा से भी किरण क्या होती है कम होती है। जो 30 क्वेश्चन आपके बीच में है, जल के शोधन में पैराबैंगनी किरणें का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किस लिए करते हैं, तो हम सभी को पता है किस लिए, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपको पानी के अंदर से पूरी तरह से कीटाणु क्या करने हैं ख़त्म करने हैं या उनको मारने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें पैराबैंगनी किरणों को डाल दीजिए। जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे डिकम्पोज या नष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31, रडार का उपयोग किस लिए प्रयोग किया जाता है। रडार क्या होती है, जितनी भी हमारी दूरस्थ किसी भी चीज़ को हमें कोई भी चीज़ दूरस्थ होती है उसके डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हमें रडार का आवश्यकता हो। जैसे अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसकी दूरी को मेजर करना है कि वो कितनी दूरी पर उड़ रहा है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे रडार उपकरण का प्रयोग करके चलेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 31 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। रडार के आविष्कारक कौन हैं दोस्तों, याद रखना HN वैन टेसल या विल्सन के रोटजन, PT कौन से फार्न्सवर्थ या AH टेलर या लियो सी यंग। तो दोस्तों ध्यान रखना इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा AH टेलर तथा लियो सी यंग इसके क्या होते हैं आविष्कारक होते हैं रडार के। आगे बढ़ेंगे 33, न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरणें कौन सी होती है। पारगम्य का मतलब होता है छेदन करने वाली, हम सभी को पता है एक्सरे सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक्सरे का प्रयोग हम करते हैं हड्डियों आदि का पता लगाने के लिए, हड्डी टूट गई नहीं टूट गई तो हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो एक्सरे इसका हो नहीं सकता, ठीक है जी, क्या नहीं हो एक्सरे इसका
हो नहीं सकता। और जब एक्सरे नहीं तो बीटा, गामा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में ये नहीं हो सकता, तो एक ही बच गया और वो अल्फ़ा किरणें हमारी हो जाती है। 33 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 34 एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों याद रखना, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो मैंने आपको बताया है एक्सरे का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। आपने देखा हो कोई डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आपको क्या करेंगे, वहाँ पर जाने के बाद में क्या कहेंगे, एक्सरे करा लीजिए, इसकी हड्डी टूटी है, जुड़ी है, क्या है, तो वो क्या होती है, एक्सरे करने के लिए बोलता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हड्डियों को भी भेदने की क्षमता रखता है एक्सरे, इतनी पावरफुल इसकी किरणें होती हैं। तो दोस्तों 34 का ए ऑप्शन इज आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तंतु प्रकाश के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। दोस्तों याद रखना, इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि आपके पास में जो भी घर में टॉर्च होती है, उन टॉर्च का होता है या टॉर्च को हम प्रयोग करते हैं तो वो टॉर्च में आपको दिखेगा उसमें कौन सी किरणें आती है। तो याद रखना वो अवरक्त किरणें उसमें आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अवरक्त किरणों के रूप में होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 35 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे हमारे बीच में, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, और होमवर्क में आप मुझे ये बताएंगे कि आप सभी ये बताएंगे कि हमारे पास में जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का जो फादर है, जनक है, वो कौन है, और साथ के साथ में ये भी बताएंगे कि हमारे पास में जो वेव होती है, वो वेव हमारी कैसी होती है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल होती है या लेटरल होती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे आप जरूर बता के चलिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से आपको मैराथन क्लास ज़बरदस्त नए नए क्वेश्चन आपके बीच में आते चले जाएंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।